गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आपका ये सेकेंड सेमेस्टर है और आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, पहले आप हमें ये देख लेना चाहिए। आपके पेपर जो हैं, आप सभी को मालूम होगा कि इसमें आपके 4 पेपर हैं। पहला पोएट्री, दूसरा ड्रामा, तीसरा प्रोज और चौथा ब्रिटिश फिक्शन। चूँकि इसमें पेपर 5th मेंशन है, इसका रीज़न भी आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट पेपर नहीं मेंशन है, पेपर 5th मेंशन है, क्योंकि इससे पहले सेमेस्टर 1 में आप 4 पेपर पढ़ चुके हैं। सो इसमें वो आपके कौन कौन से थे? पोइट्री, ड्रामा, प्रोज और फिक्शन। सो 4 पेपर जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें आपका पेपर 5th से स्टार्ट है। और सो ये पेपर 5th आपका क्या है? पोइट्री है। सो आइए पहले सिलेबस देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे फर्स्ट जो इसमें पोएम मेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो पोइट्री में कितने, ये आपकी पोइट्री जो है ये 3 यूनिट में डिवाइड है। पहला आपका है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर है, और यूनिट 2 है आपका, इसमें 2 पोएम रखी गई है। पहली है द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड की, और W.B. येट्स की सेलिंग टू बाइजेंट्रियम। और यूनिट 3 जो है आपका, इसमें भी 3 पोएम्स हैं मेंशन है। इसमें T.S. एलियट का द वेस्टलैंड है, फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग है और सीमस हीने का डिगिंग है। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? यूलिसिस की बात करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग कुछ पॉइंट्स भी नोट करते जाइए, तो जिससे आपको कुछ चीज़ें माइंड में रहे, और नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड ही करा दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जान लेते हैं ये यूलिसिस ये है क्या। ये यूलिसिस जो है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसे लिखा है, और ये 1833 में लिखी गई है एंड पब्लिश कब हुई है? 1842 में। और ये किस में पब्लिश हुई है? टेनिसन का जो टेनिसन के सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में पब्लिश हुई है। और ये एग्ज़ाम्पल किसका है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इसमें जो मेन हीरो जो यूलिसिस है वो अपने डिसकंटेंट और रेस्टलेसनेस को डिस्क्राइब करता है। कब? जबकि वो इथाका अपने साम्राज्य लौट चुका है लंबे ट्रैवल के बाद। कहने का मतलब है कि जो मेन इसमें हीरो है वो यूलिसिस है, और वो आफ्टर 10 years ऑफ वॉर वो अपने किंगडम इथाका लौट चुका है। सो यहाँ पे वो अपना क्या कर रहा है लौटने के बाद? वो जो यूलिसिस मेन हीरो है वो अपने डिसकंटेंट और रेस्टलेसनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। सो आइए देख लेते हैं। देखिए, यूलिसिस इज़ अ पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है बाय द विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आप सभी को मालूम होगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये इनकी बर्थ डेट है 1809, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1892। और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ये पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं 1850 से। 1850 में ये पोएट लॉरिएट नियुक्त हुए थे। सो आइए पोएम आगे देखते हैं। सो ये पोएम जो है इनकी ब्लैंक वर्स में है। यूलिसिस इज़ अ पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, written in 1833 and published in 1842 in his well received second volume of poetry. It is a popular example of the dramatic monologue. Facing old age mythical hero, Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels. So, despite his union with his wife Penelope and his son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. So, पेनिलोप कौन है? पेनिलोप इनकी वाइफ है यूलिसिस की, और इनका जो सन है टेलीमाकस। सो आफ्टर ये 10 year वॉर युद्ध लड़ के ये लौटे हैं और ये अपने वाइफ से मिल चुके हैं। अपने सन टेलीमाकस भी उनका जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर भी यूलिसिस यहाँ आके भी अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लोर करना चाहता है। जो मेन हीरो यूलिसिस है ये क्या करना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
सो जो कैरेक्टर है यूलिसिस का, इसका ये हमको कहाँ इसके बारे में इसका मेंशन मिलता है, ग्रीक लिटरेचर में। सो द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस इन ग्रीक ओडिसीज। सो ग्रीक में यूलिसिस का जो हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है वो किस नाम से मिलता है, ग्रीक लिटरेचर में ओडिसियस के नाम से मिलता है। सो द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड वाइडली इन लिटरेचर। द एडवेंचर ऑफ ओडिसियस वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन होमर्स इलियड एंड ओडिसी। सो जो ओडिसियस का एडवेंचर्स है वो कहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया है, ये होमर के इलियड और ओडिसी में रिकॉर्ड किया गया है। और आफ्टर दैट टेंसन ड्रॉज ऑन होमर्स नैरेटिव इन द पोएम। बाद में टेंसन ने इनके नैरेटिव को इस पोएम में ड्रॉ किया है। सो यूलिसिस वॉज रिटन इन द आफ्टरमाथ ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड्स डेथ अर्थर हेलम। ये यूलिसिस इन्होंने कब लिखा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन्होंने अपने फ्रेंड जो इनके क्लोज फ्रेंड अर्थर हेलम थे उनकी डेथ के बाद इन्होंने ये यूलिसिस पोएम लिखी है। So in this poem, Edison attempted to come to terms with the loss, taking one of the most famous characters from one of the oldest stories ever told, Ulysses, otherwise known as Odysseus. So जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमको ये कहाँ यूलिसिस का डिस्क्रिप्शन ग्रीक लिटरेचर में मिलता है, किस नाम से, ओडिसियस के नाम से। और होमर ने भी अपनी इपिक इलियड और ओडिसी में भी इसका जिक्र किया है। टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड, यूलिसीज अदरवाइज नोन एज ओडिसियस, फ्रॉम होमर्स इपिक द इलियड एंड ओडिसी, एंड रीपर्पजेस द स्टोरी टू फिट सर्टेन थीम्स। इस प्रकार से टेनिसन ने इसमें कुछ थीम्स भी डाला हुआ है। सो दिस पोएम अटेम्प्ट्स टू इमेजिन लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइटल कैरेक्टर। इस पोएम टाइटल कैरेक्टर यूलिसिस। ये जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं टेनिसन ने, इन्होंने क्या किया है, जो मेन टाइटल कैरेक्टर यूलिसिस है उसके पर्सपेक्टिव से, उसके मतलब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लाइफ को दिखाने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर 10 years अवे फ्रॉम होम, द ग्रीक इज नाउ फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ वन फाइनल वॉयज, बट आफ्टर अ डिकेड ऑफ एडवेंचर्स द कैरेक्टर dwells on whether he wants to remain with mundanity and boredom of life at home, as well as whether he is the same man who left all those years ago. Put simply, Ulysses is a man of adventure. So Ulysses को इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने Ulysses को मैन ऑफ एडवेंचर बोला है। और ये पोएम मेन फोकस किस पे करती है कि वेदर ही कुड एवर टोलरेट अ सिंपल ट्रेडिशनल होम लाइफ, बल्कि जो ये यूलिसिस है वो इमेजिन करता है लाइफ को कहाँ पे, ऑन द ओपन सीज, ऑन द पेरिल्स ऑफ एडवेंचर्स और द चांसेस टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज ब्रेवरी, क्योंकि वो मतलब अपनी ब्रेवरी को उसको दिखाने का मौका मिले, उस पर ये अपने यूलिसिस जो हैं अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं। बट ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन वो ओल्ड हो रहे हैं, मतलब उनकी एज बढ़ रही है। लुकिंग बैक ओवर हिज लाइफ एज वेल एज हिज प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर, यूलिसिस कंसिडर्स हाउ ही फील्स अबाउट हिज मॉर्टेलिटी। द पोएट ends his poem with an exciting and enduring line to, और इसकी जो लास्ट लाइन क्या है, ये बहुत ही इंकरेजिंग है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड। अगर हम मीनिंग की बात कर लेते हैं तो जो टाइटल है, ये टाइटल ऑफ टेनिसन्स ब्लैंक वर्स पोएम रिफर्स टू होमरिक हीरो ओडिसी। सो जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है, होमर का जो हीरो, जो होमर के हीरो हैं ओडिसियस से लिया गया है। और यूलिसिस जो है ये लैटिन वेरिएंट है, और वही इपिक, ही इज़ द इपिक हीरो ऑफ द इपिक। और जो इसके बाद मेन हम पॉइंट देख लेते हैं, और इसका नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सो जो पोएम का मेन आइडिया है वो क्या है, वन शुड नॉट स्टॉप इवन इफ़ द बॉडी इज़ ओल्ड, मतलब अगर बॉडी आपकी ओल्ड हो गई है फिर भी आपको स्टॉप
रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वंस माइंड शुड ऑलवेज बी एवरग्रीन, इंसान का जो माइंड है वो हमेशा एवरग्रीन होना चाहिए, रेडी टू एस्केप कंटेंटमेंट, वंस डिज़ायर फॉर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट शुड बी केप्ट अलाइव अंटिल बॉडली डेथ। और अगर हम फॉर्म की बात कर लेते हैं, सो ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है और इट इज़ डायरेक्टेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। इन फैक्ट इन द लाइन फ्री हार्ट फ्री फोरहेड्स यू एंड आई आर ओल्ड, सो यहाँ पे यूलिसिस क्या इंडिकेट करते हैं, सो यूलिसिस डज मेक वन इंडिकेशन ऑफ हु हिज ऑडियंस माइट बी सजेस्टिंग दैट, क्या सजेस्ट करते हैं कि बोथ यू एंड आई, मैं और आप दोनों ओल्ड हैं, इंडिकेटिंग द एज्ड नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, होपिंग टू इलिसिट सम सिंपैथी फ्रॉम द रीडर। अब आइए हम डिटेल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, पोएम की लाइन बाई लाइन देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे। सो पहला ये आपका है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन 1 से 15 तक। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दिस बैरन क्रैक्स मैट विद एन एज्ड वाइफ I meet and dole unequal laws unto a savage race that hoards and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel, I will drink. Life too less, all times I have enjoyed greatly, have suffered greatly both with those that loved me and alone on shore and when through scudding drifts the rainy hates vexed the dingy, I am become a name, for always roaming with a hungry heart. Much I have seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. So ये जो आपकी लाइन है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्पीकर से ही स्टार्ट होती है। सो यूलिसिस इसमें अपने यूलिसिस ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ये जो ओपनिंग लाइंस है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये कैरेक्टर के मेंटल कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है कि ही माइट बी ओल्ड बट हिज स्पिरिट इज़ स्टिल यंग। मोर एवर इससे ज़्यादा और क्या है, ही डज़ नॉट वांट टू पास हिज टाइम इन स्टेटली अफेयर्स। सो जो मेन हीरो है वो अपना टाइम स्टेटली अफेयर्स में नहीं पास करना चाहता है। और क्या यूलिसिस बिलीव्स दैट टू स्टॉप फॉर मूवमेंट इक्वल्स डेथ, मतलब कि अगर वो एक भी मूवमेंट के लिए रुकता है सो वो डेथ के बराबर होगा। और साथ ही साथ यूलिसिस वांट्स टू कंटिन्यू टू लिव हिज लाइफ, और जो स्पीकर है वो क्या है, ही इज़ एंड द स्पीकर इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इनडोमिटेबल करेज। आपको साथ ही साथ और भी कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे कि यहाँ हमको क्या मिलता है, देयर इज़ सेटिस्फैक्शन फॉर हिम वाइल ही स्ट्रगल्स, मतलब जो मेन कैरेक्टर है जब वो स्ट्रगल कर रहा, जो यूलिसिस है वो स्ट्रगल में ही वो सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं। His desires to strive beyond the average capacity of other men means that he has become famous in nations around the world. He is myself not least but honored of them all. इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ये लाइन है, लाइन नंबर 16 से 32 तक। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। सो जो यूलिसिस है ये क्या करना चाहते हैं, जो इनके पियर्स है उनके साथ ये बैटल का जो डिलाइट है उसको ये जब ये 10 ईयर्स वार्स के बाद लौटे हैं सो ये बता रहे हैं एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, मैंने जो बैटल का जो आनंद था वो अपने साथियों के साथ जिया है। साथ ही साथ फॉर द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, yet all experience is an arc where through gleams that untravelled world whose margin fades for you and for you when I move. How dull it is to pause to make an end.
यहाँ इस लाइन में जैसे देखिए कितना आपको करेजियस स्पिरिट मिलता है कि कितना डल है, रुकना कितना डल है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज, एंड दो टू ब्रीथ वो लाइफ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, वेयर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी, लिटिल रिमेन्स बट एवरी आर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, something more, a bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। ये जो आपका सेकेंड सेक्शन है, फर्स्ट स्टैंजा ही है और ये फर्स्ट स्टैंजा का ये आपका सेकेंड सेक्शन है। इसमें यूलिसिस क्या अपने पास्ट को मतलब रिमाइंड कर रहे हैं। सो ये क्या बता रहे हैं कि प्रीवियसली पहले ही अलोंग विद हिज पियर्स ही फॉट ब्रेवली, अपने पियर्स के साथ इन्होंने बहादुरी से युद्ध किया, एंड एक्सपीरियंस अ ग्रेट डेल, और ही मतलब कि बहुत इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अलग ही रहा है, बहुत ही अद्भुत ही रहा है। इट सीम्स टू हिम दैट द मोर ही नोज द मोर हिज हंगर फॉर नॉलेज ग्रोज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा वो जानते हैं द मोर ही नोज द मोर हिज हंगर फॉर नॉलेज ग्रोज, जितना वो गेन करते हैं, जितना वो जानते हैं उससे ज़्यादा उनको नॉलेज गेन करने की भूख है। ही कैन सी द ग्लिम्स ऑफ अनट्रेवल्ड वर्ल्ड बिफोर हिम। सो वो क्या देखना चाहते हैं, अनट्रेवल्ड वर्ल्ड के ग्लीम को अपने सामने देखना चाहते हैं। इट रिमाइंड्स हिम ऑफ द एंडलेस सी ऑफ नॉलेज, ये इनको इन जो नॉलेज का एंडलेस समुद्र है जो कभी ना ख़त्म होने वाला वो है, वो इनको वो चीज़ की को रिमाइंड कराता है। इसके बाद क्या है, ही फाइंड्स द आइडिया ऑफ स्टॉपिंग एंड एंडिंग हिज वेज ऑफ लाइफ एंड इनक्रेडिबिलिटी डल आइडिया व्हेन द सी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टेंटली कॉल्स हिम टू स्टार्ट अगेन। सो इनको लगता है ये जो सी ऑफ नॉलेज है कॉन्स्टेंटली उनको वो बुला रहा है। सो ही और वो क्या है, ये अपने एज के प्रति वेल अवेयर हैं, येट इन हिज हार्ट ही नोज बीइंग ओल्ड इज़ जस्ट अ मेंटल स्टेट। सो इन्होंने जो ओल्ड एज को क्या बताया है, इन्होंने सिर्फ इसको मेंटल स्टेट बताया है, और वो खुद को कंपेयर करते हैं सिंकिंग स्टार से, दैट ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ सिंकिंग स्टार दैट स्टिल हैज़ इट्स लाइट लेफ्ट। ही वॉन्ट टू, मतलब कि ये उस सिंकिंग स्टार से, चमकते हुए तारे से अपने आप को कंपेयर करते हैं जिसकी सिर्फ जो लाइट होती है वो बचती है। सो ही वॉन्ट्स टू मेक यूज़ ऑफ लाइट ऑफ हिज सोल टू सीक नॉलेज दैट इज़ बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। अगली लाइन देख लेते हैं, ये है, इसमें ये अपने जो बेटे टेलीमाकस के बारे में बात करते हैं। So this is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the scepter and the easel, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good, most blameless he, centered in the sphere of common duties, descent not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he walks his walk, I mine. सो ये लास्ट लाइन में क्या बता रहे हैं कि जब वो चले गए वॉर पे, सो इनका जो सन है टेलीमाकस है उसने अपना काम किया और मैंने अपना किया। और ये क्या है, ये सेकेंड स्टेंजा है पोएम का। सो इसमें जो यूलिसिस हैं वो अपने ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं एज अ फादर। सो इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम यूलिसिस टॉक्स अबाउट हिज ड्यूटी एज अ फादर। आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन, इस सेक्शन को रीड करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ऑल्दो ही हैज़ अ स्पिरिचुअल अर्ज टू अंडरटेक अ न्यू एडवेंचर, मतलब उनके पास एक कुछ न कुछ मतलब स्पिरिचुअल अर्ज है कि वो न्यू एडवेंचर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ही नेवर फॉरगेट्स अबाउट द थिंग्स ही वुड बी लीविंग बिहाइंड। जो चीज़ें उन्होंने पीछे छोड़ दी हैं वो उसको भूलना नहीं चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अर्ज है जो मतलब कि
अंदर से उनको जो करेज है या आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है कि उनको मतलब करने के लिए प्रेरित कर रही है। सो ही हैज़ गिवन ओवर हिज ड्यूटीज़ टू द हैंड्स ऑफ हिज सन टेलीमाकस, ही इज़ मोस्ट ब्लेमलेस। ये उनको क्या बता रहे हैं अपने सन टेलीमाकस को कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेमलेस है। एंड डज हिज कॉमन ड्यूटीज़ डिसेंटली, उन्होंने अपने उस टेलीमाकस ने अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको बहुत अच्छे से निभाई। सो देयर इज़ नो वे ऑफ जजिंग हिम एज अ रोमांटिक हीरो। He had a Greek zeal burning inside his Victorian embodiment. Before leaving the endless and last stages of his life, he lives everything in right order. कहने का मतलब है कि अपने जीवन को वो पूरी तरीके से हर चीज़ राइट ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में जीना चाहते हैं। He never wants to be an example of an irresponsible king in his nation. ये इसमें वो अपने किसकी बात कर रहे हैं, अपने सन टेलीमाकस की बात कर रहे हैं कि जब वो नहीं रहा है तो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत, सॉरी इसमें टेलीमाकस का ही वो था। इसमें इन्होंने ये जो पैरा है इसके ये वाला, इसमें इन्होंने बात किया है कि जो टेलीमाकस था वो उनकी एब्सेंट में उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखी और वो कभी भी इरिस्पॉन्सिबल किंग नहीं बनना चाहा। और इसके बाद क्या है, द पोएटिक पर्सोना वांट्स टू बी अ नेम दैट विल बी अ सोर्स ऑफ करेज टू द वर्ल्ड। अब लाइन ये हमारा 44 से 57 लाइन तक देख लेते हैं। देयर लाइज द पोर्ट, द विजल पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, माई मरीनर्स souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome look, the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads, you and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all but something ere the end. Some work of noble note may not be done, not unbecoming men that strove with gods. The lights began to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a newer world. जो ये सेक्शन है इसमें स्पीकर किसको एड्रेस कर रहे हैं, ये स्पीकर जो यूलिसीस हैं ये अपने कॉमरेड्स को एड्रेस कर रहे हैं, अपने साथियों को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें वो क्या है, ही इज़ अबाउट टू लीव हिज कंट्री विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंट्री को लीव करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्पीकर्स टोन दैट हिज फ्रेंड्स कैन नॉट ओवरकम their fear of leaving the country of their old age, but he does not want to go alone on journey. Like before, he needs his friend. They were always there whenever he faced difficulties. So इसमें इन्होंने अपने कॉमरेड्स को एड्रेस किया है कि वो जब वो कंट्री छोड़ रहे होते हैं किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये क्लियर है स्पीकर के टोन से कि जो ये यूलिसीस हैं ये अकेले नहीं अपने जर्नी पे जाना चाहते हैं, बल्कि ये इनको अपने दोस्तों की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इनके फ्रेंड्स रहे हैं जब भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उन्होंने उनका साथ दिया है। सो एज अ सिंगल यूनिट विद अ कॉमन हार्ट दे थॉट टुगेदर एंड कंक्वर्ड पुअर ऑड्स टुगेदर। ही रिमाइंड्स देम ऑफ देयर प्रेजेंट सिचुएशन एंड टेल्स देम दैट बीइंग ओल्ड does not bring life to a halt. Movement is life, immobility is death, he suggests. So इन्होंने क्या ये सजेस्ट करते हैं कि जो मूवमेंट है वही लाइफ है और इमोबिलिटी जो है वही डेथ है। सो नो मैटर वेदर दे आर यंग और ओल्ड, इफ़ दे चूज टू रिमेन ashore and stop adventuring and seeking, they are dead already. So ये अपने एडवेंचर को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं
और ये क्या कहते हैं कि इफ़ दे चूज़ टू रिमेन अश्योर एंड स्टॉप एडवेंचरिंग एंड सीकिंग, अगर आप एडवेंचर करना और एक्सप्लोर करना स्टॉप कर देते हैं, सो आप ऑलरेडी डेड, मतलब कि आप डेड बॉडी के समान है, दे आर डेड ऑलरेडी, आप पहले से ही आपकी मृत्यु हो चुकी है। और इसमें यूलिसिस अपने कंपेनियन को क्या बोलते हैं, यूलिसिस टेल्स हिज कंपेनियंस दैट दे ऑल हैव अ लॉन्ग वे इन फ्रंट ऑफ देम, उनके पास बहुत लंबा रास्ता है। ही इज़ अनअवेयर ऑफ द फ्यूचर बट हिज हार्ट नोज इट इज़ नेवर टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ड, मतलब इनके अंदर अभी भी ये वर्ड को मतलब देखना चाहते हैं, जो नए वर्ड को देखना चाहते हैं। दिस वर्ड इज़ नथिंग बट अ मेटाफोरिकल डिफरेंस टू द वास्ट सी ऑफ नॉलेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। फिर अगली लाइन ये आपकी है 58 से 70 तक। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स of all the western stars until I die. It may be that gulfs will wash down, it may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew, though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. सो ये जो सेक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पुश ऑफ वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें जो द नरेटर इन्फ्यूजेस द एनर्जी ऑफ हिज सोल इनटू हिज कॉमरेड्स, जो इनकी जो एनर्जी है ये क्या करना चाहते हैं, उस एनर्जी को अपने कॉमरेड्स के साथ जीना चाहते हैं। सो दे हैव नो, और ये अपने साथियों के साथ लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स इनको मतलब जो इनका ये कहना है कि जो इनके फ्रेंड्स रहे, इससे पहले वाले पैरा में हम लोग सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेंड्स ने हमेशा उनका साथ दिया है जब भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। सो द नरेटर जो है वो क्या कर रहा है, द नरेटर इन्फ्यूजेज द एनर्जी ऑफ हिज सोल इनटू हिज कॉमरेड्स। They have to overcome their manifold fears to continue this journey of life. The sea is in their blood. Sea क्या है, इनके ब्लड में है। Ulysses knows they cannot live without it. He knows the way in front of them could be perilous and there might be threats to their lives. But they had to overcome their fears in the past, and they can do it again. In old days their vigor shook every kingdom. They are weak and old due to the natural process of aging. So इसमें मेन ये क्या है, ये यूलिसिस कह रहे हैं कि ये ओल्ड किस लिए हो गए हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। एज के अकॉर्डिंग इंसान को ओल्ड होना होता है, बट जो इनका जो विल पावर है वो अभी एकदम स्ट्रॉन्ग है। सो बट दे आर स्ट्रॉन्ग इन विल, at least the narrator says they are starting their endless spiritual quest. ये फिर से जो इनकी जो इच्छा है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, उसको वो क्या करना चाहते हैं, और ये जो इनकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट जो क्या है, एंडलेस है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो उसको फिर से जीना चाहते हैं। सो क्या ये लाइन जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट की, टू स्ट्राइव, to seek, to find, and not to yield. So the poem's final lines are some of the most famous that Tennyson ever wrote. The need to strive, to seek, to find, and not to yield fits into the Victorian urge to escape the tedious nature of day-to-day life, to achieve a level of mythical fame reached by classical heroes, to travel beyond the sunset and the baths of all the western tears. सो टेनिसन इसमें क्या है, ही डज नॉट वॉन्ट टू कन्फर्म, ही वॉन्ट्स टू चैलेंज हिमसेल्फ एंड ही वॉन्ट्स टू ब्रेक न्यू ग्राउंड बिफोर हिज इनएविटेबल डेथ। सो अब आइए हम इसकी थीम देख लेते हैं। अगर हम थीम की बात करते हैं तो इनकी जो फर्स्ट थीम है और वो है ऑप्टिमिज़म। सो इसमें हमको पोएट
क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पोएट प्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ होप बाय यूजिंग द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस। इन्होंने यूलिसिस के कैरेक्टर के थ्रू ऑप्टिमिस्टिक नेचर को इनके दिखाया है। सो ये ऑप्टिमिज्म ये इनकी फर्स्ट थीम है। अगर दूसरी जो थीम इनकी क्या है, हमको इसमें ब्रदरहुड देखने को मिलता है कि जो यूलिसिस हैं ही नेवर लेफ्ट हिज कंपेनियंस इवन इफ़ दे वर ओल्ड एंड स्ट्रगलिंग, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने कंपेनियंस को नहीं छोड़ा है। ये ओल्ड हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं, सो इन्होंने बहुत सारे टेनिसन ने सिंबल्स यूज़ किए हैं। सो जैसे कि हो गया स्टील हर्थ, बैरन क्रैक्स, ये जो सिंबल हैं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ एन आइडल लाइफ। So these are two important symbols in the poem. First one is sea. इसके बाद है सी के भी डिफरेंट सिंबल है। द सी हैज़ अ डिफरेंट सिम्बॉलिक मीनिंग। इट रिफर्स टू एडवेंचर, मिस्ट्री एंड मोबिलिटी। जो सी है ये एक तरफ से एडवेंचर, मिस्ट्री और मोबिलिटी को रिफ़र करता है। वेयर एज द पोएट यूजेज द सिंबल ऑफ लैंड टू सिग्निफाई द अपोजिट्स। और इन्होंने सिंबल ऑफ लैंड को भी अपोजिट सिग्निफाई किया है। जो सिंबल ऑफ लैंड है उसको क्या दिखाया, इट डिपिक्ट्स लव, केयर, रिलेशनशिप, इमोबिलिटी एंड आइडलनेस। जो लैंड है इसको इन्होंने लव, केयर और रिलेशनशिप और इमोबिलिटी और आइडलनेस के उससे दिखाया है। अब अगर जो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस, सो ये आप इसमें पूरा यूलिसिस के बारे में लिख देंगे कि ये पोएम किसके बारे में। दिस पोएम इज़ अबाउट द हीरोइक कैरेक्टर यूलिसिस। और जितना भी आपने अभी से लास्ट तक पढ़ा ये आप इसके बारे में लिख देंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए, वैसे कंफर्म नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कम से कम हर पोएम हो या नॉवेल हो या ड्रामा हो, आपको कम से कम कुछ समराइज पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जैसे हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट टेलीमाकस इन यूलिसिस। यूलिसिस टेलीमाकस के बारे में कैसा फील करता है। सो यूलिसिस अब ट्रस्ट हिज सन, ये इनको अपने सन पे ट्रस्ट है, इसीलिए इन्होंने अपना किंगडम इथाका छोड़ा उनके भरोसे। सो यूलिसिस ट्रस्ट हिज सन टेलीमाकस टू व्हम ही कैन लीव द सेप्टर। ही नोज टेलीमाकस कैन रूल इथाका वेल, बिसाइड्स ही लव्स हिज सन एज ही लव्स हिज कॉमरेड्स। सो ये अपने सन को कैसे जस्ट वैसे उतना ही लव करते हैं जिस तरह से ये अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों को लव करते हैं। सो व्हाट इज़ डल फॉर यूलिसिस। यूलिसिस के लिए डल क्या है कि टू पॉज, जो इट इज़ डल टू पॉज एंड मेक एन एंड टू द एवर लास्टिंग जर्नी ऑफ लाइफ। ये रुकना नहीं चाहते, रुकना अगर ये रुक जाते हैं तो ये उसको इन्होंने क्या बोला है, टू पॉज एंड जो रुकना है वो एक प्रकार का डल है। सो अकॉर्डिंग टू यूलिसिस अ सोड अ मेटाफर ऑफ लाइफ। सोड को इन्होंने एज अ मेटाफर यूज़ किया है। स्टार्ट्स टू रस्ट इफ़ इट रिमेन्स अनबर्निश्ड, इट इज़ यूजलेस इफ़ इट डज नॉट शाइन इन यूज़। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूलिसिस इन टेनिसन पोएम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यूलिसिस इज़ अ कैरेजियस, यूलिसिस इज़ कैरेजियस एंड ही हैज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज। उन्हें जो नॉलेज किसकी थर्स्ट है, नॉलेज की थर्स्ट है। उनके लिए ओल्ड एज इज़ नथिंग, बल्कि एक ओल्ड एज क्या है, ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। और ही वांट्स टू सेट आउट फॉर अनदर जर्नी बिफोर हिज डेथ। अपनी डेथ से पहले वो दूसरी जर्नी सेट करना चाहते हैं। सो ही इज़ अनअफ्रेड ऑफ डेथ, उनको मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज यूलिसिस थिंक ऑफ हिज वाइफ। वो अपने वाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। सो जो स्टार्टिंग की लाइन है उसी में हमें देखने को मिलता है। यूलिसिस क्या कहते हैं, ही इज़ मैरिड विद एन एज्ड वाइफ पेनिलोप। हिज एज्ड वाइफ इज़ कंपेयर टू आइडलनेस एंड इमोबिलिटी। इन्होंने अपने वाइफ पेनिलोप को आइडलनेस और इमोबिलिटी से कंपेयर किया है। नो डाउट ही लव्स हिज वाइफ बट टू पास हिज टाइम विद एन एजेड इंडिविजुअल इज़ नॉट इन हिज ब्लड दो ही इज़ फिजिकली ओल्ड। सो इनका क्या मानना है कि जो टू पास हिज टाइम विद एन एज इंडिविजुअल, कोई मतलब इनकी जो वाइफ है वो भी ओल्ड हो चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि उनके ब्लड में नहीं है कि वो अपना जो लाइफ है वो किसके साथ गुजारे, एन एज इंडिविजुअल बीइंग के साथ गुजारें। सो नेक्स्ट है आपका व्हाट डज यूलिसिस यर्न फॉर।
सो ही yearns टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। वो नॉलेज को किस प्रकार से इन्होंने कंपेयर किया है, सिंकिंग स्टार की तरह। इसके बाद देख लीजिएगा ये सारे आंसर। व्हाट डज यूलिसिस से अबाउट ओल्ड एज, इन्होंने ओल्ड एज को क्या कहा है, ओल्ड एज हैज़ इट्स ऑनर एंड ट्वेल्व। ओल्ड एज को इन्होंने ऑनर और ट्वेल्व बताया है। इसका मतलब दे आर ओल्ड, दे आर ऑनर्ड फॉर देयर करेज। अगर वो ओल्ड हैं फिर भी वो किस लिए ऑनर, उनको सम्मान मिल रहा है उनके करेज के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट मीन। इन द लाइन फर्स्ट पर्सन स्पीकर सेज ही इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दैट ही हैज़ मेट इन द पास्ट। इट मीन्स दैट ही इज़ मेड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस। उनके पास में मतलब जो भी एक्सपीरियंस था उसको वो गेन कर चुके हैं। सो इस जो सेंटेंस का मतलब क्या है, ये इस लाइन में जो फर्स्ट पर्सन स्पीकर कौन है, वो ओल्ड यूलिसिस है और वो कहता है कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल। वो उन सारी चीज़ों का के पार्ट रह चुके हैं जो उन्हें पास्ट में मिला है। इसका मतलब और इट मीन्स दैट ही इज़ मेड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द पास्ट। सो आपका लास्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोन ऑफ यूलिसिस पोएम। इसकी टोन क्या है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, हमको इमोशंस देखने को मिलते, इमोटिव है, थॉटफुल है और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्टिव है। इट हेल्प्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द स्पीकर। ये रीडर को इस पोएम को मतलब पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है कि स्पीकर का माइंडसेट क्या है। सो अगली क्लास में हम नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे। अगली आपकी कौन सी है, एक मिनट देख लेते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर है। हाँ, सो अगली क्लास में हम इस पोएम को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।